और तो ये बताइए, अगर इसका एक जो है चित्र बनाया जाए तो ये देखिए, इन्होंने बताया था सबसे पहली जो त्रिज्या है वो 10 की पावर -15 मीटर की कोटि की है, यानी ये रेंज बता रहा है। तो ये तो अच्छा, ये बताइए 10 की पावर -15 मीटर बड़ा है कि 10 की पावर -10 मीटर बड़ा है? ये वाला बड़ा है ना, ये माइनस में है इसलिए क्या है वो और छोटा है। तो ये नाभिक की त्रिज्या हो गई। ये किसकी त्रिज्या हो गई? नाभिक की। और इसके बाहर परमाणु की त्रिज्या क्या हो जाएगी? 10 की पावर -10 मीटर। और ये केंद्र में, इसके केंद्र में क्या है? परमाणु का समस्त द्रव्यमान है। ये इसी नाभिक में परमाणु का क्या है? समस्त द्रव्यमान है। और यहीं पर समस्त क्या है? धनावेश। समस्त धनावेश और समस्त द्रव्यमान कहाँ है? नाभिक में। और इसके बाहर 10 की पावर -10 मीटर के रेंज तक चारों ओर कौन चक्कर लगा रहा है? इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। और इन्होंने कहा विभिन्न कक्षाओं में। इन्होंने क्या कहा? विभिन्न कक्षाओं में। और यही जो विभिन्न कक्षा इन्होंने बोल दिया, यही यहाँ पर इन्होंने क्या कर दी? गलती कर दी। यानी ज़्यादा बता नहीं पाए, लेकिन फिर भी जितना बताए बहुत बताइए। शुरुआत तो किसी को करनी ही चाहिए। जितना बताया यार काफ़ी ठीक ठाक बता दिए हैं, लेकिन फिर भी कुछ कमियां रह गई, तो कमियां देख लेते हैं क्या बताए। देखो, सबसे पहले तो इन्होंने ये बता दिया सही बात कि समस्त धनावेश कहाँ केंद्रित रहता है? नाभिक में। ये एकदम सही इन्होंने एग्जैक्ट बताया। फिर और समस्त द्रव्यमान भी नाभिक में केंद्रित होता है, ये भी क्या है? एकदम सही बात है। फिर उसके बाद जब भविष्य में कुछ साल बाद और कुछ खोज हुई, जैसे एक हुआ स्पेक्ट्रम की खोज हुई। क्या खोज हुई? स्पेक्ट्रम की। अब स्पेक्ट्रम की खोज हो गई तो स्पेक्ट्रम के बारे में कुछ नहीं बता पाई। स्पेक्ट्रम क्या होता था? दरअसल जैसे मान लो ये परमाणु किसी न किसी पदार्थ के अंदर होगा, और जब किसी पदार्थ, मान लो ये कोई पदार्थ है और इस पदार्थ से ऊर्जा निकल रही है, और ऊर्जा जब इस पदार्थ से निकली तो इसके यहाँ से, इस पदार्थ से मान लो ऊर्जा निकल रही है, और इसके बीच में क्या किया गया? एक जो है, मान लो कोई परमाणु की पतली पन्नी रख दी गई। परमाणु क्या रखा गया? पतली पन्नी। और इसके पीछे क्या लगाया गया? एक फोटोग्राफिक प्लेट। एक फोटोग्राफिक क्या है? प्लेट लगाते हैं पहले। आजकल तो फोटो डायरेक्ट बन जाता है। पहले आप पुराने, अगर किसी को पता हो, एक ब्लैक कलर की रील आती थी, निगेटिव जिसको क्या बोलते हैं ना, हाँ। तो उस पर, तो ये क्या करता है कि जब इससे गुजरता है तो उस पर क्या होता है? वहां पर कुछ चमकदार पट्टियां बनती थी, और कुछ तो एकदम पतली पतली लाइनें बन जाती थी। और ये देखा गया कि इधर से जितने कलर लेकर चलता है, ये परमाणुओं की जो पन्नी है, यहां से गुजरने के बाद उधर सारे कलर बचते ही नहीं है। इसका मतलब ये कुछ क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। और इधर ये जो लाइन बन रही है, अच्छा ये बताओ, ये जो ऊर्जा चलती है किसके रूप में चलती है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। और इसमें कुछ अवशोषित हुई है ऊर्जा, तो मतलब कुछ तरंगें अवशोषित हो गई, और कुछ तरंगें अवशोषित हो गई, लेकिन फिर भी उधर कुछ तरंगें निकल गई, और वही तरंगें यहाँ पर वो फोटोग्राफिक प्लेट पर क्या बना दी? कुछ चमकदार पट्टियां ऐसे बना दी। लेकिन ये देखा गया कि अगर आप इस सोने की, मान लो सोने की पन्नी थी, दूसरा किसी दूसरे धातु की प्लेट लगा दो, किसी दूसरे धातु की पन्नी बना दो, तो इसके पहले ये जो लाइनें बनी थी ना, इस बार की लाइनें क्या हो जाती हैं? भिन्न हो गई। और ये जो लाइनें बनी हैं, ये निश्चित ही पता है किसकी बनी है? तरंगों की बनी है। किसकी बनी है? तरंगों की। और तरंगों के समूह को ही हम लोग क्या कहते हैं? तरंगों के व्यवस्थित क्रम को ही क्या कहा जाता है? स्पेक्ट्रम। तो पहले तो ये क्या है ना कि विभिन्न ऊर्जा की तरंगें आई, और उन्होंने क्या बनाया? यहाँ पर पैटर्न बनाया। विभिन्न ऊर्जा की तरंगें आई, उन्होंने यहाँ पर पैटर्न बनाया, इसलिए इसको क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। और इस स्पेक्ट्रम में ऐसे लाइन बन जाती हैं, इसलिए इसको बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। ऐसे चमकदार क्या बन जाती हैं? लाइनें बन जाती हैं, तो ये क्या कहलाएगा? लाइन स्पेक्ट्रम। और ये देखा गया कि अगर यहाँ पर जो परमाणु की आप पन्नी लगाए हैं, अगर वो परमाणु ही आप बदल देते हैं, दूसरे परमाणु को रखते हैं, तो लाइनें भी क्या होती हैं? बदल जाती हैं। यानी हर परमाणु का जो लाइन स्पेक्ट्रम बन रहा है, पीछे जो लाइनें बन रही हैं, हर परमाणु का लाइन स्पेक्ट्रम क्या है? अलग अलग है। जब इसके बारे में रदरफोर्ड से पूछा गया कि रदरफोर्ड जी ये बताइए, अगर ये परमाणु में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं और
इधर से प्रकाश की किरणें जाती हैं, कुछ ऊर्जा ये पहले अवशोषित करेगा, अवशोषित करने के बाद फिर पीछे क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा, और पीछे हम क्या लगा देंगे, वो फोटोग्राफिक प्लेट जिस पर उसका चित्र बनना है। तो ये पैटर्न कुछ कम ज़्यादा क्यों हो जाता है, तो इसके बारे में रदरफोर्ड वहाँ से निकल लिए, बोले कि देखो अभी हम इससे ज़्यादा नहीं जानते हैं, जितना जानते हैं उतना बता दिए हैं, अब इससे ज़्यादा जो है रदरफोर्ड नहीं बताए। तो इसका मतलब रदरफोर्ड क्या नहीं बता पाए, ये अवशोषण, ऊर्जा का अवशोषण और बाहर निकलना। देखिए यहाँ पर पहले इधर से जाएगा तो क्या होगा, अवशोषण होगा, फिर उधर से पीछे निकले तो क्या होगा, उत्सर्जन होगा। तो अवशोषण और उत्सर्जन का जो ये जो स्पेक्ट्रम बनता है, ये क्या बनता है, स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम होता है विद्युत चुंबकीय तरंगों का एक व्यवस्थित क्रम। वो जो स्पेक्ट्रम बन रहा है उसके बारे में ये नहीं बता पाए। एक कमी ये थी। दूसरा एक और इनकी कमी थी, ये इन्होंने ये कहा कि जो यहाँ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं ना, ये विभिन्न कक्षाओं में घूमते हैं। ये भी गलत बता दिए। अगर इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में घूमते हैं तो इसका मतलब यह है कि अच्छा, जब विभिन्न कक्षा में घूमेंगे तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा क्या करेंगे, उत्सर्जन करेंगे। उन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन त्वरण के साथ घूमते हैं। किसके साथ, त्वरण के साथ। दरअसल उन्होंने तुलना की थी, उन्होंने अपने इलेक्ट्रॉनों की तुलना सौर मंडल से कर दी थी, अपने परमाणु की तुलना किससे कर दी थी, सौर मंडल से। उन्होंने कहा जिस प्रकार सौर मंडल में सूर्य कहाँ है, केंद्र पर, और इसके चारों ओर ग्रह क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, वैसे इलेक्ट्रॉन चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। अब इसके बाद तो इनसे ये पूछा गया कि ये बताइए, अगर यहाँ पर ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं तो कम से कम मान लो अगर एक समान वेग से चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन एक समान चाल से चक्कर लगा रहे हैं, दिशा तो बदल ही रही है, और दिशा बदल रही है तो क्या होगा, त्वरण होगा। क्या होगा, त्वरण। और त्वरित आवेश हमेशा क्या ऊर्जा उत्पन्न करता है, त्वरित आवेश क्या उत्पन्न करता है, ऊर्जा। वो विद्युत चुंबकीय तरंग बनाता है। कभी भी कोई आपसे पूछे कि विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करने का तरीका बताइए, बता देना त्वरित आवेश। आवेश को कैसे गति कराना है, त्वरित। और तो जिस तरह से अगर सौर मंडल की तरह यहाँ इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं तो फिर ये इलेक्ट्रॉन त्वरित हैं, और इलेक्ट्रॉन त्वरित हैं तो ऊर्जा क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, और ऊर्जा लगातार बाहर निकलते जाएंगे तो अंत में कहाँ गिर जाएंगे, नाभिक में। तो परमाणु स्टेबल कहाँ रहा। जब फिर इनसे पूछा गया तो फिर रदरफोर्ड बोले कि देखो जितना बताएं उतना मान लो, आगे खोज करो अब। तो रदरफोर्ड को थोड़ा सा क्या कुछ है कमियां रह गई, तो उन कमियों को हम लोग क्या है थोड़ा सा लिख लेते हैं। 2 पॉइंट हैं, लिखिए रदरफोर्ड। अब क्योंकि एक व्हाट्सएप विश्वविद्यालय चलता है, आपको पता है व्हाट्सएप विश्वविद्यालय, वहाँ से भी डिग्री ली जाती है, वहाँ की डिग्री फ्री होती है। उसके लिए योग्यता ये है कि आप फालतू हो। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में एडमिशन की योग्यता क्या है, आप फालतू हो, और किसी भी राजनीतिक नहीं, उन्हें अपना मान रहे हैं। और हारने का फ्रांस का इसलिए बता रहे हैं क्योंकि मोदी जी पहुंच गए वहाँ। तो हमने कहा यार मोदी जी अपने यहाँ तो हर चुनाव जीत जाते हैं, वहाँ कैसे हरवा दिए। तो बोले उनको खिलाया नहीं गया। तो लोग मतलब ऐसा कॉमेडी बहुत हद चलता रहता है। और ये इसके लिए मैंने बताया ना कि ये सब कौन से विश्वविद्यालय से है, व्हाट्सएप विश्वविद्यालय है। और उसके लिए योग्यता क्या है, फालतू टाइम, कोई एंट्री फीस नहीं, फ्री का जोड़ा जाता है। और यदि जितने भी लोग खाली हैं, दुकान वाले लोग ग्राहक नहीं आ रहे हैं, ये नहीं ध्यान दें, कोई ग्राहक आएगा एक बार पूछ कर निकल जाएगा, लेकिन व्हाट्सएप पढ़ने में बिजी है, दुकान अपना नहीं चल रहा है, उसका मैसेज जरूर पढ़ेंगे, वहाँ भावनाएं भड़काने वाला है ना, ऐसे ऐसी बातें लिख दे। इससे दूर रहना चाहिए। इससे जब देश दूर होगा तभी किधर आएगा, विज्ञान की ओर, तभी थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे यार। चलिए, तो क्या बोहर का परमाणु मॉडल में देखिए इन्होंने पहली कमी इनकी दूर कर दी। जानते हो कौन सी? पहला जी परमाणु का स्थायित्व तो नहीं बता पाए थे। इसका मेन कारण था, इन्होंने कहा परमाणु जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो विभिन्न कक्षा में घूमते हैं। तो नील्स बोहर ने बताया कि देखिए इलेक्ट्रॉन मनमाने नहीं है कि किसी भी कक्षा में घूम देंगे, वो क्या करते हैं फिक्स कक्षाओं में घूमते हैं, विभिन्न कक्षा में नहीं, निश्चित कक्षाओं में घूमते हैं। और उस कक्षा में घूमेंगे जिस कक्षा में उनका कोणीय संवेग या चपान 2 पाई का पूर्ण गुणज होगा। पहली बात उन्होंने बताई कि देखिए ये इलेक्ट्रॉन केवल फिक्स कक्षा में घूमेंगे, ऐसा नहीं कि विभिन्न कक्षाओं में घूमते रहेंगे, ये केवल उन्हीं कक्षा में घूमेंगे जिनमें उनका कोणीय संवेग क्या होगा, या चपान 2 पाई का पूर्ण गुणज होगा। तो पहला पॉइंट लिखेगा। अगर हम मैथमेटिकल बनाना चाहें तो आपको देखिएगा
मैथमेटिकल क्या बनाएंगे, जो कोणीय संवेग है, किसका कोणीय संवेग, इलेक्ट्रॉन का। कोणीय संवेग क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बराबर। और किसका बराबर होना चाहिए, किसके बराबर होना चाहिए, h/2 के पूर्ण गुणज। पूर्ण गुणज, अच्छा पूर्ण गुणज मतलब पूर्ण संख्याओं से गुणा। पूर्ण संख्या क्या होंगी, 1 से लेकर 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, कहाँ तक, डैश डैश एन। तो इसलिए हम डायरेक्ट क्या लिख दें, इनफाइनाइट इसको करते हैं, इसका मान कुछ भी हो जाएगा एन, ये होना चाहिए NH/2 h/2 का पूर्ण गुणज क्या होगा, h/2 को गुणा करना है किससे, पूर्ण संख्या से। पूर्ण संख्याएं क्या होंगी, 1 2 3 4 5, और h/2 का पूर्ण गुणज किसके बराबर होगा, चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉनों के कोणीय संवेग के बराबर। अब ये कोणीय संवेग क्या होता है, इसको देख लेते हैं। संवेग आपने सुना है, संवेग क्या होता है बताइए, P होता है। और यदि संवेग में, संवेग होता है रैखिक संवेग, जब कोई सीधा चले, किसी एक सीधी रेखा में गति करे तो उसके पास आता है रैखिक संवेग। और रैखिक संवेग में, लेकिन यदि ये सीधा ना चले, कैसे घूमे, वृत्ताकार, तो एक तो ये देखिए थोड़ी दूर के लिए इसका विस्थापन तो रैखिक होगा ही, तो एक इसकी जो है चाल तो v रहेगी, और द्रव्यमान क्या रहेगा, यम। तो यम और v का गुणा क्या हो जाएगा, रैखिक संवेग। लेकिन इसके साथ साथ केंद्र से इसकी त्रिज्या भी बन रही है। जब ये वृत्ताकार पथ में घूमेगा तो इसकी त्रिज्या का भी रोल उसमें हो जाएगा। और यदि इसके संवेग में इसकी त्रिज्या से क्या कर दें, गुणा कर दें, तो बन जाएगा कोणीय संवेग। और आप ये देखिए, जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है किसी नाभिक के चारों ओर, तो इसमें क्या होता है, एक त्रिज्या भी होती है, और इसका क्या होगा, द्रव्यमान भी होगा, और इसके पास क्या होगा, चाल भी होगी भी। और चाल और द्रव्यमान से यदि गुणा कर दें तो क्या मिलेगा, संवेग मिलेगा। और यदि संवेग में ही r से भी गुणा कर दें तो क्या मिल जाएगा, कोणीय संवेग मिल जाएगा। तो इसलिए कोणीय संवेग हुआ क्या, mvr बराबर NH/2। ये फार्मूला बना लेना है आपको उसी के नीचे। ये इसको नील्स बोर ने बताया। दूसरी कमी इन्होंने जो दूर की, पहला तो दूर हो गया, दूसरी कमी इन्होंने क्या दूर की है, इन्होंने बताया कि चक्कर लगाते समय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन ही नहीं करते। चक्कर लगाते समय तो बिल्कुल नहीं करते, ऊर्जा का उत्सर्जन करेंगे जब ये अपनी कक्षा बदलेंगे तब। चक्कर लगाते समय नहीं करेंगे, ऊर्जा का उत्सर्जन कब करेंगे, जब अपनी कक्षा को बदलेंगे। तो आप लिखिएगा, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पा करके, जैसे मान लीजिए कोई दूसरी कक्षा में चक्कर लगा रहा है, उसकी निश्चित कक्षा क्या है, दूसरी ही है, लेकिन ऊर्जा पा गया तो कहाँ चला गया होगा, तीसरे में चला गया होगा, हो सकता है और ऊपर चला गया हो, तो ये तीसरे में चला गया। लेकिन बहुत ज्यादा देर तक नहीं रहता, ये 10⁻⁸ सेकंड तक रहता है। अब उस स्पेक्ट्रम को आप हटा लीजिए जो अवशोषण के दौरान बना था, उस फोटोग्राफिक प्लेट को आप क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। अब ऊर्जा देना बंद कर दीजिए परमाणु को। जब ऊर्जा देना बंद करेंगे 10⁻⁸ सेकंड के बाद इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को त्याग देगा और स्वयं फिर से अपनी निम्न अवस्था में क्या होगा, चलाएगा। वो फिर 3 से कहाँ जाएगा, फिर से 2 पर। अब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा त्याग कर फिर आया है। अब एक बात बताइए, अगर फिर से एक दूसरी फोटोग्राफिक प्लेट लगा दिया जाए, अब कौन सी ऊर्जा निकलेगी, जो इलेक्ट्रॉन त्यागा है, जो इलेक्ट्रॉन त्यागा है अपनी निम्न कक्षा में आ जाएगा। तो इस बार कौन सा स्पेक्ट्रम उस पर बनेगा, 6 7 8 वाला, कौन सी तरंग बनेगी। आप थोड़ा समझिएगा, मैं इसको चित्र बना के बता दे रहा हूं। जैसे ये पहले एक परमाणु है, ध्यान समझिएगा, इधर से ये तरंग जा रही है, मान लीजिए सब तरंग दैर्घ्य का एक नंबर दे देते हैं। क्या दे देते हैं, तरंग दैर्घ्य को नंबर दे देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे करके क्या कर देते हैं, 8। अब पीछे आपने एक फोटोग्राफिक प्लेट लगाई जिस पर जो है जाना है, तो यहाँ पर क्या है, ये इसका नाभिक हो गया, और यहाँ पर कौन चक्कर लगा रहा होगा, इलेक्ट्रॉन। इस परमाणु को क्या मिल गई, ऊर्जा।
इस परमाणु ने ऊर्जा अवशोषित कर ली। अरे ऊर्जा क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग ही है। अवशोषित कर लिया तो मान लेते हैं 6, 7, 8 इन तरंगों क्या किया, अवशोषित कर लिया। तो आगे कौन जा पाया, केवल 5 तक। तो केवल इन्हीं की लाइनें तो बनेंगी, बाकी उधर वाला क्या हो गया, खाली, ये बनेगा। अच्छा, इस समय ऊर्जा अवशोषित हो गई है तो यहां पर जो स्पेक्ट्रम बनेगा क्या कहलाएगा, अवशोषण स्पेक्ट्रम, अवशोषण स्पेक्ट्रम कहलाएगा। फिर उसके बाद आप क्या करिए, 10⁻⁻8 सेकंड का वेट करिए। 10⁻⁻8 सेकंड जानते हैं कितना कर सके। ये ऐसे हम लोग नहीं कर सकते, इसके लिए इंस्ट्रूमेंट होता है, वो अपना जो है कर लेते हैं। तो इस प्लेट को क्या करिए, इस बार हटा दीजिए, और इधर जो ऊर्जा भेज रहे थे उसको भी क्या करिए, हटा दीजिए। लेकिन ये बताइए, अब इधर से तो आप ऊर्जा नहीं दे रहे हैं, फिर आप एक प्लेट यहां लगा दीजिए दूसरी, और जब इलेक्ट्रॉन अपनी उच्च कक्षा से जो गया था ऊपर ऊर्जा पाकर, वो कहां जाएगा, फिर से नीचे वाले में आएगा। तो जितनी ऊर्जा लिया था उसको क्या करेगा, त्यागेगा। और त्यागेगा तो कौन सा लिया था, 6, 7, 8, तो ये जाएगा, ये यही वाला बनेगा। और वो वाला तो किस वाले में जा चुका है, नीचे वाला ऊपर दूसरी पहले वाली प्लेट में जा चुका है, तो नीचे तो जाएगा नहीं। अब ये कौन सा स्पेक्ट्रम है, इलेक्ट्रॉन इस बार उत्सर्जित कर रहा है, ये उत्सर्जन स्पेक्ट्रम है। ये क्या है, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम है। और ये अवशोषण स्पेक्ट्रम और उत्सर्जन स्पेक्ट्रम दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। देखिए, अवशोषण के समय लाइनें कहाँ बनी थी, नीचे, और उत्सर्जन के समय कहाँ बन गई, ऊपर। क्योंकि जो अवशोषित हो गया था वो अवशोषण के समय नहीं छपेगा, और जो उत्सर्जन के समय निकल गया था वो जो अवशोषण के समय निकल गया था वो उत्सर्जन के समय नहीं छप पाएगा, क्योंकि उत्सर्जन में वही आएगा जो ये रखा था अपने पास, वही आएगा। तो इस तरह से इन्हीं स्पेक्ट्रम के बारे में वो नहीं बता पाए थे, कौन नहीं बता पाए थे, रदरफोर्ड। ज्यादा, अब उन्होंने जितना खोज दिया बहुत खोज दिया था, आगे कुछ और वैज्ञानिक मेहनत किए, बोहर ने मेहनत की और उनको स्पेक्ट्रम वगैरह मिला। और बता दें, हर परमाणु का स्पेक्ट्रम अलग होता है, हर परमाणु का स्पेक्ट्रम क्या होता है, अलग होता है। तो अगर कोई नया परमाणु मिला तो उसको कैसे मिलाते हैं, स्पेक्ट्रम मिलाते हैं, उसका स्पेक्ट्रम मिला के चेक करते हैं किस परमाणु से मिल रहा है, तो पहले उससे मिलाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो है हर परमाणु का स्पेक्ट्रम क्या होता है, अलग। स्पेक्ट्रम मतलब जो विद्युत चुंबकीय विकिरण निकलता है उसको एक फोटोग्राफिक प्लेट पर प्राप्त करेंगे, तो उसमें क्या होगा कि तरंगों का एक पैटर्न बन जाता है, वही स्पेक्ट्रम होता है, और सब लाइनें बनती हैं। तो क्या कहते हैं, अवस्था, तलस्थ अवस्था को अंग्रेजी में आगे ब्रैकेट में ले लीजिएगा, ग्राउंड स्टेट। क्या कहलाएगा, ग्राउंड स्टेट। तल माने क्या होता है, जमीन, तलस्थ अवस्था, तलस्थ अवस्था कहलाती है, तलस्थ अवस्था कहलाती, यह अवस्था ग्राउंड स्टेट, तलस्थ अवस्था कहलाती है। अच्छा, वो जो उत्तेजित अवस्था है जिसको इंग्लिश क्या बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट, उसे कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। तो ऊर्जा पाने के बाद एक्साइटेड स्टेट में जाता है, कुछ इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़कर ऊपर चले जाते हैं, और फिर जब ऊर्जा को त्याग देगा तो इलेक्ट्रॉन फिर से वो कक्षा में लौट आएंगे, और नीचे वाली कक्षा फिर क्या कहलाएगी, तलस्थ अवस्था, ग्राउंड स्टेट कहलाता है ये। तो ये बन गया। ये बताइए, अगर इसकी पहली कक्षा में ऊर्जा कितनी थी, E1, और ऊर्जा पाकर ही तो वह ऊपर वाली कक्षा में गया है, तो दूसरे वाले में क्या हो जाएगा, E2। तो E2 निश्चित ही ज्यादा था। जब ये फिर से E2 से E1 में लौटा होगा तो कितनी ऊर्जा निकाला होगा, मान लो यहां 10 किलो जूल थी और ये 20 किलो जूल पाकर कहां पहुंच गया, यहां पर, तो यहां कितना हो गया, 30 किलो जूल, और 30 से फिर 10 में लौटा तो कितना बाहर निकाला, 20 किलो जूल ना। तो इन दोनों के, तो ये समझ लीजिए कि प्रत्येक ऊर्जा स्तर फिक्स होता है, हर कक्षा की ऊर्जा क्या है, फिक्स है। इस वाले की फिक्स है कि यहाँ पर जो घूम रहा होगा उसका 10, ये 10 हमने अपने से लिखा है समझाने के लिए, बाकी प्रत्येक कक्षा की ऊर्जा क्या होती है, फिक्स होती है। कि इस कक्षा में जो घूम रहा है अगर उसका 10 किलो जूल है तो इस कक्षा में घूमने वाले प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होगी, 10 किलो जूल। अगर वो इससे आगे वाले में घूमना चाहते हैं तो उनको कहीं से 20 किलो जूल की ऊर्जा मिले, क्योंकि वहां घूमने के लिए कितना चाहिए, 30 किलो जूल का ऊर्जा चाहिए। अगली कक्षा में घूमने के लिए 30 किलो जूल की ऊर्जा चाहिए। तो ये बताइए, जब ये उत्तेजित अवस्था से नीचे वाली अवस्था में आया है तो जिस ऊर्जा को अवशोषित किया था उसको निकाला होगा फिर, और वही उत्सर्जन स्पेक्ट्रम बनाएगा, उधर क्या बनाएगा, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। तो वो जो विद्युत चुंबकीय विकिरण निकला है उसकी आवृत्ति भी हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, विद्युत चुंबकीय विकिरण की आवृत्ति, ये तो उसकी तरंग दैर्घ्य भी निकाल सकते हैं। जानते हो कैसे,
ये बताइए कितनी ऊर्जा निकली होगी? उत्सर्जित ऊर्जा बताइएगा जरा। उत्सर्जित ऊर्जा ये रहा होगा E2 माइनस E1। इसका मतलब क्या है? डेल्टा ई। डेल्टा ई तो है, यानी यहां पर कितना आएगा? 20 किलो जूल आ जाएगा। और यदि आपको पता हो कि ऊर्जा के बराबर क्या होता है? एच न्यू। तो ये बताइए न्यू बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा ई बाई एच। यानी जितनी ऊर्जा अंतर दो कक्षाओं के बीच जो ऊर्जा अंतर है उसी के बराबर ऊर्जा बाहर निकली होगी। कितना है ऊर्जा का अंतर? 20 किलो जूल। पहली कक्षा में 10 किलो जूल, दूसरे में 30, तो दोनों का अंतर कितना हुआ? 20। तो 20 किलो जूल की ऊर्जा बाहर निकाल देगा तभी वो वहां से लौट करके यहाँ आएगा। तो ऊर्जा अंतर के बराबर अगर आपको ऊर्जा पता हो तो उतनी ही ऊर्जा बाहर निकली होगी, और उसको प्लांक नियतांक से भाग दे दें तो क्या आ जाएगी? आवृत्ति आ जाएगी। किसकी आवृत्ति? उत्सर्जित होने वाले विकिरण की। यहां इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा है, यहां इलेक्ट्रॉन थोड़ी निकल रहा है। ये परमाणु है, परमाणु ऊर्जा को अवशोषित करता है फिर बाद में उत्सर्जित करता है। परमाणु जिस ऊर्जा को अवशोषित करेगा बाद में उसी क्या करेगा? उत्सर्जित करेगा। अवशोषित करते समय अलग लाइनें बनेगी, अवशोषण स्पेक्ट्रम, और उत्सर्जित करते समय अलग लाइनें बनेगी, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। उत्सर्जित करते समय वही बचेगा जो इसने क्या किया था? रख लिया था अपने पास। तो ये हो जाएगा। अच्छा, यहां से तरंगदैर्घ्य भी आ सकती है, फिर आप जानते हैं इसी को C बाई लैम्डा कर देंगे, तरंगदैर्घ्य भी आ जाएगी। तो आप इस चीज को नोट कर लीजिए और यहीं पे खत्म करते हैं, क्लास ओवर। तो ये उत्सर्जित ऊर्जा E2 माइनस E1, ये हो जाएगा उत्सर्जित विकिरण की आवृत्ति। उत्सर्जित विकिरण की आवृत्ति कितना हुआ टाइम? उत्सर्जित विकिरण की आवृत्ति, कोई बात नहीं, किसी से कम नहीं समझते हो ना आप। कोई भी विद्यार्थी किसी से कम नहीं है। आप लोग खुद ही नहीं समझते होगे क्या हम किसी से कम है क्या? आप किसी से कम हो कि नहीं कम हो, ये शनिवार को समझ में आ जाएगा जब आपका काम हम चेक करेंगे। और उसी काम को चेक करते समय समझ में आ जाएगा कि कौन किससे आगे है, कौन किससे पीछे है। यदि आप बहुत ही आगे हैं सबसे, तो जरा काम में आगे रह के दिखाइए। आगे वही है जो दूसरों से काम में आगे है, बोलने में मतलब नहीं है। बोलने को तो हम भी कह सकते हैं कि हम तो डोनाल्ड ट्रंप से आगे हैं, तो क्या डोनाल्ड ट्रंप से आगे हो जाएंगे? तो जो डोनाल्ड ट्रंप हैं जानते हैं क्या थे? राष्ट्रपति थे।